नमस्कार दोस्तों, एडू हब की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए रस के बाद हम छंद का अध्ययन करते हैं। छंद जैसे रस को हमने पढ़ा था तो उसमें क्या था कि जब काव्य को पढ़ने में जिस आनंद की अनुभूति होती है वह रस कहलाता है। और यहाँ क्या है कि छंद किसे कहते हैं? जब वर्डों की संख्या, मात्रा की गणना, यति गति। यति क्या है? यति का मतलब है विराम चिन्ह से, यानी रुकना। गति मतलब जिसको हम लयबद्ध तरीके से कहाँ रुककर गाना है, किस गति में गाना है। इस तरह का प्रयोग वर्डों के साथ, छंदों के साथ, अक्षरों के साथ जब हम करते हैं, नियमों का ध्यान रखते हैं, यानी व्याकरण के नियम भी होते हैं इसमें, किस शब्द से के बाद किसका उच्चारण करना है, या लयबद्ध कर रहे हैं तो किस तरह से करना है। इस सब चीज़ों का जहाँ पर ध्यान रखते हैं वह क्या कहलाता है? छंद। साधारण शब्दों में इसकी परिभाषा है बच्चों, जब वर्णों की संख्या, क्रम, मात्रा गणना और तुक तथा यति गति आदि का नियमों का ध्यान रखते हुए शब्दों की योजना की जाती है, यानी शब्दों को बनाया जाता है जिसे हम गा सकते हैं। छंद हमेशा गेय होता है बच्चों, जिसे हम गा सकते हैं। जहाँ पर ऐसी पंक्तियाँ होती हैं वह छंद कहलाता है। गद्य जो होता है बच्चों, उसमें व्याकरण का रूप होता है, वह व्याकरण के द्वारा शुद्ध अशुद्ध होता है। लेकिन छंद को मानक भी बोलते हैं। काव्य को, छंद जिसको हम गा सकते हैं, काव्य या छंद को मानक भी बोलते हैं। और इसमें इन सारे रूपों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि गणना है, मात्रा है, यति गति है, ये सारी चीज़ें। छंद के अंग, छंद के कितने अंग हैं बच्चों? पाद अथवा चरण। पाद अथवा चरण। छंद में 4 चरण होते हैं, जैसे आपने देखा होगा दोहा, चौपाई। दोहा, चौपाई, इनके 4 चरण होते हैं। अब समचरण, इसमें देखिए पाद अथवा चरण में समचरण दिया है। समचरण, समचरण क्या है कि जिसमें चारों चरणों की मात्राएं बराबर होती हैं। समचरण आपका क्या है? जैसे कि चौपाई, जैसे कि चौपाई। चौपाई के 4 चरण होते हैं बच्चों, और चारों चरणों की मात्राएं बराबर होती हैं। चारों चरणों में 16 मात्राएं होती हैं। इससे ज़्यादा मेरे बच्चों आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इसे अच्छे से ध्यान में रख लें, अच्छे से समझ लें, तो इससे अधिक आपको जानने की आवश्यकता नहीं होगी। शॉर्ट में बहुत अच्छे से समझ लेने के बाद आप इसको व्याख्यान कर सकते हैं, आप इसे वर्णित कर सकते हैं। तो समचरण का मतलब, पाद अथवा चरण का मतलब होता है मेरे बच्चों की जितनी पंक्तियाँ होती हैं वो चरण होते हैं। समचरण है जिसमें चौपाई है, इंद्र वज्रा है, यानी इनकी हर एक पंक्तियों की मात्राएं बराबर होती हैं। नेक्स्ट है अर्ध समचरण। अर्ध समचरण क्या है? अर्ध का मतलब होता है आधा, सम का मतलब होता है बराबर, जिनकी आधी पंक्तियां बराबर होती हैं। इसमें मेरे बच्चों आ जाएगा आपका, इसमें आएगा दोहा और सोरठा। दोहा और सोरठा। दोहा और सोरठा कैसे है? अर्ध समचरण का मतलब है कि जिसमें 4 चरण तो होते हैं लेकिन चारों पंक्तियां बराबर नहीं होती। दोहा का प्रथम और तृतीय चरण एक जैसा होता है, द्वितीय और चतुर्थ चरण एक जैसा होता है। दोहा में मात्राओं की संख्या 13 और 11 होती है बच्चों, और सोरठा में इसका जस्ट अपोजिट होता है, सीधा उल्टा होता है, 11 और 13। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं, और सोरठा के दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं। द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं, और सोरठा में इसका जस्ट अपोजिट होता है। प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं,
द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। मेरे बच्चों, जहाँ पर सम यानी चारों चरण बराबर होते हैं वह, जैसे कि चौपाई, इसके चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। अर्धसम जैसे कि दोहा और सोरठा, इसके प्रथम और तृतीय चरण में, इसका ध्यान आप रखिएगा, प्रथम और तृतीय। जैसे हमने लिखा रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, जुड़े गांठ पड़ जाए। बच्चों, इसमें आप देखिए रहीमन धागा प्रेम का, आप जब इसे गाएंगे तो पंक्तियों पे ध्यान दीजिएगा कि आप जब इसे गा रहे हैं तो रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इन दोनों पंक्तियों का प्रथम और तृतीय मेरे बच्चों क्या होगा? प्रथम ये है, तृतीय ये है, द्वितीय ये है, चतुर्थ ये है। यानी प्रथम और तृतीय जो चरण है उसमें 13-13 मात्राएं होती हैं। द्वितीय और चतुर्थ ये अर्ध विषम है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। चौपाई में चारों चरण बराबर होते हैं और दोहा में प्रथम और तृतीय चरण एक बराबर होते हैं, द्वितीय और चतुर्थ चरण एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट आपका सोरठा है। सोरठा भी इसी की तरह है, बस इसका उल्टा होता है। सोरठा में प्रथम और तृतीय चरण एक जैसे होते हैं, द्वितीय और चतुर्थ चरण एक जैसे होते हैं। उल्टा कैसे होता है? इसमें प्रथम और तृतीय में 13 मात्राएं होती हैं और सोरठा में प्रथम और तृतीय में 11 होती हैं। इसमें द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं और सोरठा में द्वितीय और चतुर्थ में 13 मात्राएं होती हैं। चौपाई में मेरे बच्चों चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। अब आपका नेक्स्ट है विषम चरण। विषम चरण का है जिन छंदों में 4 से ज़्यादा 6 चरण, यानी 4 से ज़्यादा चरण हों, उनमें कोई समानता न हो, उनकी जितनी भी पंक्तियां हैं उसमें कोई समानता न हो। विषम का मतलब ही होता है बच्चों असमान, वह बराबर नहीं होती, इसमें कोई समानता न हो, वह विषम चरण आते हैं। तो मेरे बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि पाद या चरण का मतलब होता है कि छंद में जो पंक्तियां होती हैं उन्हें पाद या चरण बोलते हैं। पाद या चरण के 3 रूप हैं, सम, अर्धसम और विषम। नेक्स्ट आपका है, ये छंद के अंग हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट आपका है वर्ड। वर्ड किसे कहते हैं? अक्षर, अक्षर को वर्ड कहते हैं। आपने देखा होगा कि छंद में, अभी हम आपको आगे जब इसको और भी ज़्यादा समझाएंगे तो वार्डिक छंद, मात्रिक छंद, ये सारे छंद आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वर्ड अक्षर, इसमें कुछ अक्षरों को लघु का रूप दिया गया है और कुछ को दीर्घ का। अब लघु और दीर्घ क्या है? इन्हें मात्रा के रूप में समझा जाता है। जो हमारे स्वर और व्यंजन हैं, जो अक्षर हैं, वर्ण हैं, उनको कुछ जो संयुक्त अक्षर होते हैं या किसी में बड़ी मात्रा, जैसे उ, छोटा ऊ और ऊ, तो छोटा ऊ जो हो गया उसको लघु कहेंगे और जो बड़ा ऊ हो गया वो दीर्घ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को, इनको एक मात्रा का रूप दिया गया है और जिनका सिंबल क्या होता है मेरे बच्चों, जिनका चिन्ह होगा ऐसे और ऐसे, इसका मतलब है ये लघु है, इसका मतलब है ये दीर्घ है। इसका मतलब लघु है और इसकी संख्या 1 मानी जाती है और इसकी संख्या 2 मानी जाती है। जैसे आपने ये पढ़ा रहीमन धागा प्रेम का, 1, इसकी मात्रा देखिए 1 1 1 1, यानी यहाँ पे 2 ये माना जाएगा,
प्रेम 2 है, 1 है, ये 2 है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आपके प्रथम चरण में 13 मात्राएं, ये आप गिन लीजिए। 13 मात्राएं, यानी जहाँ पर छोटी की मात्रा अ, इ, उ, री इनका प्रयोग होता है वह लघु होते हैं, जिनको ह्रस्व स्वर बोलते हैं और मात्रा के रूप में उन्हें लघु कहा जाता है। और दीर्घ स्वर जो होते हैं उनको मात्रा के रूप में गुरु कहा जाता है। लघु का मतलब होता है 1 और दीर्घ का मतलब गुरु का मतलब होता है 2। अब बच्चों मात्रा क्या है? किसी ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है, किसी भी ध्वनि यानी जो अक्षर है, जो ध्वनियाँ हैं, जो हमारे मुंह से स्वर या व्यंजन निकलते हैं, उन ध्वनियों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। जैसे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर आपने यहाँ पे पढ़ा, लघु और दीर्घ। तो लघु क्या है? जिनका उच्चारण कम से कम समय में होता है। और दीर्घ क्या है कि लघु की अपेक्षा दुगना समय लगता है। जैसे अ, आ, ई, ये है आपकी मात्रा, ये मात्रा का रूप है और जिनका प्रयोग लघु और दीर्घ के रूप में होता है। नेक्स्ट आपका है यति। यति क्या है मेरे बच्चों? यति का मतलब है विराम, रुकना। किसी भी छंद को या कविता को जब हम गाते हैं तो उसमें कहाँ पर रुकना है, किस तरह से उसे एक्सप्लेन करना है, किस तरह से गाना है, गाते समय के रुकने की बात हो रही है। तो जहाँ पर रुकना है उसको विराम देना है। जैसे आप चौपाई पढ़ रहे हो तो चौपाई के चारों चरणों को एक सांस में नहीं पढ़ दोगे, दोहा के चारों चरणों को एक सांस में नहीं पढ़ दोगे, उसमें बीच में रुकना होता है। तो जो ये रुकने की स्थिति है यह क्या है? विराम या यति। जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब इसमें हारी की बात भी रुके हैं, बिहारी की बात भी रुके हैं। अब इसको लगातार हम पढ़ दें, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, तो ये आपका बहुत गलत तरीका होगा, अच्छा भी नहीं लगेगा, आनंद भी नहीं आएगा कि हम छंद या काव्य पढ़ रहे हैं। तो जब हम लयबद्ध तरीके से किसी को बड़े अच्छे से, आप मान लीजिए कोई फिल्मी गाना गा रहे हैं और उस गाने को लगातार जैसे बोलते चले जा रहे हैं, तो कहानी के रूप में बोलते चले जा रहे हैं, तो गाने का आनंद खत्म हो जाता है। तो जब हम लयबद्ध तरीके से गाते हैं, कहाँ रुकना है, कहाँ विराम देना है, इसका जब ध्यान रखते हैं तो छंद या कविता या गाना बच्चों उसका रूप और भी आनंदमय हो जाता है। तो जिस आनंद की अनुभूति होती है उसको रोकने पे उसको यति या विराम कहते हैं। नेक्स्ट आपका है गति। ये भी यति के समान ही है। गति, पता चले कि भाग भाग के गाना गा रहे हैं दौड़ते हुए, मतलब एक सांस में पूरी 4 लाइन कंप्लीट करती है, ऐसा नहीं। किसी भी चीज़ को लयबद्ध तरीके से गाना, उसकी गति क्या होगी? हो सकता है कोई गति बहुत तेज हो, कोई गति बहुत धीमी हो। धीरे धीरे आप गाते हो वो धीमी गति से, लेकिन आनंदमय होना चाहिए, उसकी गति का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये गति है। तुक, तुक क्या है मेरे बच्चों? तुक का मतलब है जैसे दोहा या चौपाई या गाना होता है, तो जब हम स्टार्टिंग की 2 पंक्तियां गाते हैं, शुरुआत की 2 पंक्तियां गाते हैं, तो उन दोनों का अंत जो होता है वह एक जैसे शब्दों से होता है। शब्दों का मतलब ये मत समझिएगा कि वही शब्द ऊपर भी होता है वही शब्द नीचे हो। मात्राएं, तुकांत एक जैसा होता है, तुकांत एक जैसा होता है। जैसे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, होर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोही पठायो। खायो और पठायो मेरे बच्चों, खायो और पठायो, ये क्या है? तुकांत है। यानी एक जैसा ही अंत दोनों पंक्तियों का जहाँ पर हो वह तुकांत होता है, उसको तुक बोलते हैं। यानी जब हम किसी भी बात को कह रहे हैं और उस परिस्थिति में दोनों की स्थिति, दोनों का अंत समानता पाई जाती है, दोनों के अंत में समानता पाई जाती है,
जैसे दीन दयाल बिरद संभारी हरहु तमम संकट भारी। भारी और दोनों का एक जैसा तुकांत है, यानी जो अंत है वो समान है, बराबर है, एक ही स्थिति में है, वह तुक होता है। अब आइए वर्डिक गण। वर्डिक गण क्या है मेरे बच्चों? वर्डिक गण वो है, गण का मतलब होता है समूह। गण का मतलब होता है समूह। अब इसमें बोला है वर्डिक गण क्या होता है। वर्डिक तिकों में तीन अक्षरों का प्रयोग भी होता है। अब तीनों अक्षरों में ज़रूरी तो नहीं है कि समानता हो। एक गढ़ का यानी 3 अक्षर का एक शब्द हो गया, उसे एक गढ़ कहा गया। जैसे ये पठायो है, ये एक गढ़ हो गया, यानी 3 अक्षर हैं, तीनों एक गढ़ हो गया, एक जैसे हो गए। और सूत्र, इसके अलग अलग सूत्र हैं। जब इनकी परिभाषा हम अलग से लिखवाएंगे तो आपको सूत्र भी लिखवा देंगे। तो जहाँ पर अब आइए आप छंद के अंग, छंद के बच्चों 7 अंग होते हैं। पाद अथवा चरण, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक और वर्डिक गण। पाद अथवा चरण, वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक अथवा वर्डिक छंद, ये 7 अंग हैं छंद के। अब आइए छंद के प्रकार देखते हैं। छंद के प्रकार कितने होते हैं बच्चों? छंद के प्रकार कौन कौन से हैं? छंद के 2 प्रकार हैं, वर्डिक छंद और मात्रिक छंद। इसके पहले हमने क्या पढ़ा? छंद के अंग। अब क्या है इसमें कि वर्डिक छंद और मात्रिक छंद, ये छंद के प्रकार हैं। वर्डिक छंद, वर्ड का मतलब इसको आप अलग अलग करिए। वर्ड एक, जहाँ कहीं भी किसी भी शब्द में किसी तरह की ऐसी दिक्कत आए कि वो समझ ना आए कि ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, वहाँ पर आप वर्ड विच्छेद या शब्द विच्छेद कर सकते हैं, जिससे आपको उसका मतलब समझ में आ जाए। वर्ड और एक वर्ड को जोड़कर जो बना है वह वर्डिक हो गया। तो वर्डिक छंद। अब वर्डिक छंद किसे कहते हैं? वर्ण गणना पर आधारित, वर्ण गणना यानी अक्षरों की गिनती पर आधारित जिन छंदों का निर्माण होता है, अक्षरों की, वर्णों का मतलब, वर्ण का मतलब है अक्षर, अक्षरों की गिनती पर आधारित वर्ण गणना पर आधारित छंद वर्डिक छंद कहलाते हैं। इसमें छंद विषम वर्डिक छंद, यानी विषम वर्डिक छंद जो हैं उसमें इनकी संख्या का कोई महत्व नहीं है। सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान रहती है और लघु के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता। यानी जितने भी चरण हैं इसमें अक्षरों की संख्या तो समान होती है, लेकिन लघु और गुरु यानी दीर्घ और ह्रस्व के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। यानी मात्रा पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, कौन सा लघु है कौन सा गुरु है, बस वर्णों पर ध्यान दिया जाता है। वर्डिक छंद में सभी चरणों में, इसमें 6 चरण होते हैं, सभी चरणों में अक्षरों की संख्या, वर्णों की संख्या समान रहती है। जैसे अब इसके 2 प्रकार हैं, 2 रूपों में ये बांटा गया है, साधारण और दंडक। साधारण और दंडक 1 से 26 वर्ण, यानी 1 से शुरुआत होती है और 26 वर्णों तक 26 अक्षर जिस भी छंद में होते हैं वह तो हो गया आपका साधारण छंद। और जहाँ 26 से अधिक संख्या होती है वहाँ पर क्या हो गया? दंडक। यानी इसके 2 रूप हैं, वह साधारण और दंडक। साधारण में 1 से 26 वर्णों की गणना होती है और दंडक में 26 से अधिक वर्ण जब आते हैं तो वो दंडक कहलाते हैं। अब इसमें कौन कौन से वर्डिक छंद प्रमुख हैं, यानी जितने भी, जैसे हमने अभी तक मात्रिक छंद में दोहा, सोहटा, चौपाई ये देखा, इसमें है कि प्रमुख वर्डिक छंद कौन कौन से हैं। कौन से बच्चों? वसंत तिलका, पंच चामर, मंद क्रांता, चंचला शिखरडी, शार्दुल विक्रीडित, देव घनाक्षरी, घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी। इस तरह के छंद जहाँ पे आएंगे बच्चों वो वर्डिक छंद कहलाते हैं। तो आइए अब मात्रिक छंद देखें। तो बच्चों मात्रिक छंद क्या है?
मात्रिक छंद है जहाँ पर मात्रा की गणना होती है। अभी तक हमने पढ़ा वर्डिक छंद, अब यहाँ पर मात्रिक छंद। मात्रिक छंद क्या है? मात्रा की गणना पर आधारित छंद। मात्रा की गणना पर आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाते हैं। मात्रिक छंद के सभी चरणों में मात्राएं समान होती हैं और लेकिन लघु, गुरु या वर्णों के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता। यानी ये नहीं देखा जाता कि यहाँ लघु वर्ण है या यहाँ दीर्घ वर्ण है, यहाँ वर्णों का क्या क्रम है, इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। मात्रिक छंद जो है वो लयबद्ध तरीके से उस समान से, यानी वर्ण का नहीं, मात्राओं का ध्यान दिया जाता है या वर्णों, उनके क्रम का कोई ध्यान नहीं होता। मात्रिक छंद का मतलब है कि जहाँ मात्राओं की गणना हो, उनका क्रम लघु में है या गुरु में है, इस पर कोई बहुत विशेष ध्यान नहीं है। प्रमुख मात्रिक छंद कौन कौन से हैं? चौपाई। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रमुख मात्रिक छंद चौपाई। चौपाई के चारों चरणों में, 4 चरण होते हैं इसके, चारों चरणों में 16-16 मात्राएं होती हैं। रोला, इसके चरणों में 24-24 मात्राएं होती हैं। दोहा, प्रथम और तृतीय चरण में 13, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा, प्रथम और तृतीय चरण में 11 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यानी जो भी चरण हैं उसमें मात्राओं की संख्या समान होती है। सोरठा, सिर्फ चौपाई के चारों चरणों में एक जैसी मात्राएं होती हैं। रोला के सभी चरणों में 24 मात्राएं होती हैं, लेकिन इनका क्रम प्रथम और तृतीय चरण एक जैसा होता है, द्वितीय और चतुर्थ चरण एक जैसा होता है। इसके अतिरिक्त बच्चों मुक्तक छंद एवं वर्णिक तर्क, वर्णिक वृत्त, इसका वर्णन भी कवियों ने अपनी रचनाओं में किया है। तो आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्णिक और मुक्तक छंद के बारे में बताऊंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में वर्णिक और मुक्तक के साथ। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ मेरे बच्चों, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड नोट्स की आवश्यकता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।